चार गोरी बहू की एक काली सास। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ बधाइयाँ नी बधाइयाँ। अरे ओ श्यामा, चल आगे आके वैभव को हल्दी तो लगा दे। हाँ माँ जी, ये लीजिए लगाइए। हमारे लाडले देवर जी को हल्दी, और थोड़ी हल्दी अपने हाथ मुंह पर भी मल लेना, जिससे आपके चेहरे पर चढ़ी कालेपन की पपड़ी उतर जाए। हाँ माँ जी, श्वेता सही कह रही है, और हम बहुएं नहीं चाहती कि आज बारात में आपका पक्का रंग हमारे चमकते चेहरे के आगे काली घटा की तरह घूमे। ये कहानी है जूनागढ़ गांव में रहने वाली श्यामा देवी की, जो अपने नाम की नाई बेहद ही सांवली शक्ल की सास है। उसके 4 बेटे हैं, जिसमें से 3 की शादी चित्रा, गौरी और श्वेता नाम की गोरी चिट्टी लड़कियों से हो चुकी थी। और भाग्य की बात तो ये है कि आज चौथे बेटे की गांठ भी गोरी चिट्टी बहू से बनने जा रही है। घर के चारों ओर रिश्तेदारों की चहल पहल थी। श्वेता, गौरी, चित्रा बहू, अरे कहाँ हो तीनों? बारात निकलने को है, नीचे आओ। हो माँ जी, अरे आ गई हम। क्यों फटे ढोल की तरह बज रही हैं? और ये इतनी चटकीली साड़ी क्यों लटका ली है? क्यों गौरी बहू, क्या खराबी है मेरी साड़ी में? माँ जी, कमी साड़ी में नहीं बल्कि आपके काले रंग में है, इसलिए आप पर फैंसी कलर की साड़ी फबेगी नहीं। ये कत्थई रंग। बेचारी काली सास अपनी तीनों गोरी बहुओं के बीच शर्मिंदा हो जाती है। कुछ देर बाद बारात चौथी बहू के द्वार पर पहुंचती है, जहां वैभव की शादी नरगिस से हो जाती है, जिसके बाद श्यामा बन जाती है 4 गोरी बहुओं की सास। आजा नरगिस बहू, इस नए घर में तेरा स्वागत है। ये तीनों तेरी जेठानी है। अब जाकर तू आराम कर, शादी ब्याह के भाग दौड़ में थक गई होगी। इसके बाद नरगिस झटपट से अपने कमरे की ओर कदम बढ़ा लेती है। अगली सुबह के 5 बजे सास नई बहू का दरवाजा खटखटाती है। नरगिस बहू, अरे ओ नई बहू। ये इतनी सुबह सुबह पता नहीं कौन अलार्म की तरह बज रहा है। बहू आंख मलते हुए दरवाजा खोलती है, जहां अपनी सास की सांवली सूरत देखकर वह जोर से चीखती है। जुड़ैल, काली जुड़ैल कहाँ से आ गई? आवाज सुनकर पूरे घर की लाइट जल जाती है और तीनों बहू भागती हुई वहां आती हैं। क्या हुआ नरगिस, इतनी जोर से क्यों चीख पड़ी? भूत देख लिया क्या? अरे कमबख्तो, भूत नहीं, बहू ने मुझे देखा है। मैं तो इसे जगाने आई थी। आज पहला दिन, सैकड़ों रस्म है। ओहो माँ जी, आपका पक्का रंग तो मुझ बेचारी बहू को ले बीतता। इसके बाद चारों बहू घर के काम निपटाने में लग जाती हैं और नरगिस पहली रसोई की रस्म में खूब सारा खाना बनाकर सभी के बीच परोसती है। आप सभी शुरू कर सकते हैं। सभी साथ मिलकर खाना शुरू कर देते हैं। तभी नई बहू कुड़कुड़ाती हुई कहती है, माँ जी, कम से कम शक्ल अच्छी नहीं है तो मुंह पर हंसी तो रखिए। और नहीं तो क्या माँ जी, अरे आपकी चारों बहुओं के गोरे चिट्टे रंग से पूरे घर में चांदनी छिटकी रहती है, फिर भी आपके चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। शायद हम चारों बहुओं का गोरा रंग हमारी सास को खटकता है। गुमान से भरी अपनी चारों गोरी बहू की ऐसी बात सुनकर काली सास की सब्र की सीमा बहुओं पर उफन पड़ती है। अरे बंद करो अपनी गोराई की गाथा। चारों की चारों एक ही थाली की चट्टी बट्टी बन गई हैं। भगवान ने इंसानों को 2 ही रंग बनाए हैं, एक काला एक गोरा। अब अगर मेरा रंग काला है तो क्या दुनिया छोड़ दूं? सासू माँ, साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि हम चारों बहुओं के गोरे रंग से आपके गुर्दे छिलते हैं? सचमुच सासू माँ, आपके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, जो एक साथ 4-4 गोरी चिट्टी बहुएं मिली हैं। किस्मत तो हम बहुओं की बेकार है, जो कुष्मांडा जैसी काली बकवास सास हमारे पल्ले पड़ गई है। हाँ। इस तरह घमंड में आकर चारों गोरी बहू अपनी काली सास की बहुत बेइज्जती करती हैं। सास खामोश खड़ी थी। दिन बीतते गए, मगर चारों बहुओं के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आता, जिसे देखते हुए सास एक दिन तय करती है, मुझे अपने बहुओं का मन जीतने के लिए खुद को बदलने की जरूरत है। बेचारी सास अपनी गोरी बहुओं के तीखे ताने सुनकर मेकअप करने लगती है, मगर गोरी बहू सास का मजाक बनाने से कहाँ चुकने वाली थी। श्वेता, गौरी, चित्रा, नरगिस, बताओ कैसी लग रही है तुम्हारी सास? अरे माँ जी, ये बेहिसाब मेकअप थोपकर आप क्या साबित करना चाहती हैं? अरे महीने भर के मेकअप का कोटा आज ही पोत लिया क्या? अरे देखो बहनों, कितनी भद्दी और बकवास लग रही है हमारी सास। लाख जतन के बाद भी सास को एक बार फिर काले रंग के कारण बहुओं के आगे रुसवा होना पड़ता है, जिससे उकताकर वह बोलती है, अजीब लफड़ा है। मैंने तुम चारों के लिए खुद के काले रंग को छिपाने की कोशिश की, मगर तुम चारों के कड़वे बोल टस से मस ना हुए। अरे और कितनी कुश्ती लड़नी पड़ेगी अपने काले रंग से मुझे।
रहने दीजिए माँ जी, ये मेकअप की माया आपके समझ से परे है, ये आपसे ना होगा। आप तो कल्लो माई बनकर घूमिए, शायद भगवान ने हम चारों गोरी बहुओं के लिए आपको नजरबट्टू बनाकर भेजा है। इतने के साथ चारों बहू अपनी सास का ठट्टा उड़ाते हुए ठहाके मार कर हंसने लगती हैं। समय बीतता है। फिर एक दिन, सासू माँ, हरि ओ सासू माँ। हाँ श्वेता बहू, तूने बुलाया? अरे तुम चारों कहीं जा रही हो क्या? हाँ माँ जी, आज मेरी सहेली की शादी की सालगिरह है, इसलिए मैं अपनी देवरानी को साथ लेकर जा रही हूँ। हम चारों गोरी बहू एक साथ जाएंगी तो पार्टी में 4 चांद लग जाएंगे। श्वेता बहू, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? अब तुम बहुओं के बगैर इस सूने घर में मुझे अकेली सास का जी नहीं लगेगा। माँ जी, क्यों अपने काले रंग से हमें भरी महफिल में खिल्ली उड़ाने के ख्वाब बुन रही हैं? अब 4 हंस के साथ एक काला कौवा चलते हुए अच्छा थोड़ी लगेगा। हम आते हैं, आप अपने लिए कुछ बना लेना। अपनी गोरी घमंडी बहुओं का अटपटा रुझान देखकर सास की आस चकनाचूर हो जाती है और वह अकेले में फूट फूट कर रोते हुए कहती है, हे बाके बिहारी, अगर मैं काली हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर? कितने ख्वाब बुने थे मन में कि बहू के आ जाने के बाद मैं अपनी मन की बातें खोल कर कह सकूंगी, मगर सास के कालेपन से मेरी चारों बहुएं मुझसे कटी कटी रहती हैं, मगर मैं क्या करूँ? सास अपने आंसू पोंछकर अपनी बहू के कमरे में आती है, जहाँ गौरी के ड्रेसिंग टेबल पर एक ब्लीच क्रीम पड़ी थी। श्यामा झटपट से उसे लगा लेती है। कुछ देर बाद, अरे ये मेरे चेहरे पर खुजली क्यों हो रही है? लगता है मेरे चेहरे पर जमी कालेपन की मैल मिट रही है। कुछ ही देर बाद घर के सभी सदस्य लौट आते हैं। तभी सास की चीख सुनकर चारों बहू और बेटे एकजुट हो जाते हैं। अरे माँ, मेरा चेहरा। माँ, क्या हुआ आपको? और ये आपके मुंह पर क्या लगा है? जैसे ही वेद अपनी माँ के चेहरे को साफ करता है तो उसके चेहरे पर छोटे छोटे लाल दाने भरे होते हैं। लगता है सासू माँ ने मेरी ड्रेसिंग पर रखी एक्सपायर्ड ब्लीच लगा ली है। मगर माँ ने ऐसा किया क्यों? तुम चारों चुप क्यों हो? वेद को गुस्से में चिल्लाता देखकर खामोश खड़ी बहुएं उसे सारा वाक्य बताती हैं, जिसे जानकर वह बौखला कर कहता है, अरे शर्म आनी चाहिए तुम चारों को। अपनी झूठी सुंदरता की आड़ में तुमने मेरी माँ का मजाक बनाया। अब देखो क्या नतीजा देखने को मिल रहा है। जाओ जाकर अपने गोरेपन का जलवा जमाने में दिखाओ। निकल जाओ यहाँ से। अरे नहीं वेद बेटा, ऐसा ना करना, वरना जमाना ये कहकर मेरी जगहसाई करेगा कि बहू के गोरे रंग के डहा में उन्हें भगा दिया। गलती मेरी ही है, मैं ही भ्रमित भंवरे की तरह अपनी बहुओं के लिए खुद को बदलने में लगी थी। ये सुनकर चारों बहुओं का दिल पसीज पड़ता है। उनकी आंखों से बहते आंसू उनके पछतावे को जाहिर कर रहे थे। माँ जी, हम चारों को माफ कर दीजिए। अपने गोरे रंग के गुमान में हमने आपके सांवले रंग की हंसी उड़ाई। हम नहीं जानती थी कि हमारी बात आपके मन में इस कदर बैठ जाएगी। माँ जी, हम समझ गई हैं कि इंसान रंग रूप से नहीं बल्कि अपने बेहतर आचरण से निखरता और संवरता है। शुक्र है भगवान का, आज मेरी बहुओं को अपनी काली सास की कदर समझ आ गई। उतने के बाद चारों बहू अपनी सास के चेहरे पर हल्दी चंदन का लेप लगाती हैं, जिससे श्यामा के चेहरे पर पड़ा बुरा प्रभाव घटने लगता है और चारों गोरी बहू अपनी काली सास के साथ घुल मिलकर हंसी खुशी रहने लगती हैं। नौकरानी बनी बहू रानी। बेटा, तू जल्दी से घर वापस आ जा। काफी समय हो गया है तुझे घर से बाहर रहते हुए। अब तो तेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। मैं चाहती हूँ कि तू वापस आकर एक सुंदर सी अच्छी सी लड़की से शादी कर ले और अपना घर बसा ले। नताशा अपने बेटे रोहन से बात कर रही होती है। रोहन बचपन में ही पढ़ाई के लिए विदेश चला जाता है और कुछ ही दिनों में वो अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ रहा होता है, जिसकी खुशी में नताशा उसके आने से पहले ही घर की अच्छे से साफ सफाई और उसका कमरा अच्छे से तैयार करवा देती है। देखो आरुषि, घर की साफ सफाई अच्छे से करना और मेरे बेटे रोहन के कमरे की सजावट तो तुम ही करना। मैं जानती हूँ तुम्हारी जितनी अच्छी साफ सफाई और सजावट कोई नहीं कर सकता। अब चिंता मत कीजिए, मैं घर की साफ सफाई कर दूंगी और रोहन जी के कमरे को भी अच्छे से सजा दूंगी। इतना कहकर आरुषि साफ सफाई में लग जाती है और रोहन के कमरे को भी अच्छे से सजा देती है। जिसके बाद आरुषि रसोई में खाना बना रही होती है। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अरे आरुषि, जरा देख तो सही कौन आया है दरवाजे पर। आरुषि तुरंत दरवाजा खोलती है। उसके सामने एक नौजवान लड़का सूट बूट पहनकर खड़ा होता है, जिसे देखकर वो कहती है, अरे ये तो कुरियर वाला है, बताइए किसके लिए कुरियर आया है। अरे क्या कहा कुरियर वाला? अरे मैं कुरियर वाला नहीं हूँ, मैं तो इस घर का बेटा हूँ। ऐसा कहकर वो घर के अंदर आ जाता है।
अरे इस तरह घर में क्यों घुसे चले आ रहे हो? कुरियर वाले होकर हमारे ही घर पर रौब जमा रहे हो। तभी नताशा अपने बेटे रोहन को देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले से लगाते हुए कहती है, अरे मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया, पहचानने में ही नहीं आ रहा। तुझे देखकर तो मेरी आंखें ही भर आई। अरे माँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये लड़की मुझे कुरियर वाला क्यों कह रही थी? ओहो, इसे छोड़िए, तो घर की नौकरानी है और अनपढ़ भी, इसे कुछ नहीं पता। ये सुनने के बाद आरुषि को बहुत बुरा लगता है। वहीं नताशा अपने बेटे को अपने कमरे में ले जाती है और उसके साथ ढेर सारी बातें करती है। वहीं दूसरी तरफ जब रोहन अपने घर में आरुषि को काम करते हुए देखता है तो आरुषि उसे बहुत पसंद आती है, क्योंकि आरुषि बहुत ही खूबसूरत थी। हर कोई उसकी खूबसूरती के पीछे पागल था, लेकिन नताशा उसके साथ नौकरानी से भी बहुत बुरा सलूक करती है। अरे आरुषि, ये क्या, तूने फिर से कांच के ग्लास तोड़े हैं? तुझे पता है कितने महंगे आते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, गलती से हो गया। गलती से या फिर जानबूझकर? अरे तू तो चाहती नहीं कि इस घर में कोई अच्छी चीज रहे। चल अब जल्दी से ये कांच यहाँ से उठा ले, नहीं तो किसी के पैर में चुभ जाएगा। ऐसा कहकर नताशा वहां से चली जाती है, जिसके बाद आरुषि फर्श पर पड़े हुए कांच को हाथ से उठाने लगती है, जिसकी वजह से उसके हाथ में कांच लग जाता है और खून निकलने लगता है। ये सब रोहन देख लेता है और उसके पास आकर कहता है, अरे तुम पागल हो गई हो क्या? कोई कांच को हाथ से उठाता है? हाँ, कांच को कभी भी हाथ से नहीं उठाते। देखो तुम्हें चोट लग गई ना, अब उठो यहाँ से। रोहन आरुषि को कांच उठाने नहीं देता, जिसके बाद वो खुद कांच को उठाकर कूड़े में फेंक देता है। एक दिन रोहन आरुषि के कमरे के बाहर से गुजर रहा होता है। अरे ये तो आरुषि का कमरा है और इसके अंदर बिल्ली घुस गई। हाँ, अभी निकालता हूँ इस बिल्ली को। रोहन बिल्ली को निकालने के लिए आरुषि के कमरे में चला जाता है, जहाँ वो आरुषि के कमरे की हालत देखता है। अरे ये तो आरुषि का कमरा कम घर का स्टोर रूम ज्यादा लग रहा है। तभी रोहन की नजर एक तस्वीर पर पड़ती है, जिसमें आरुषि अपने माता पिता के साथ होती है। अरे ये क्या, ये तो पापा के बहुत खास दोस्त हैं। इसका मतलब आरुषि इनकी बेटी है। लेकिन फिर माँ आरुषि के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों करती हैं? उस दिन के बाद से रोहन को आरुषि और भी पसंद आने लगती है। एक दिन रोहन अपनी माँ के कमरे में जाकर उनसे कहता है, माँ, आरुषि तो पिताजी के खास दोस्त की बेटी है। आरुषि के माता पिता कहाँ गए और आप आरुषि से इस घर का काम क्यों करवाती हो? ये सुनते ही नताशा को कुछ समझ नहीं आता और वो घबराने लगती है। घबराहट में वो अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, ये तू क्या बात कर रहा है? मुझे नहीं पता कि ये लड़की धर्मेश भाई साहब की बेटी है। मुझे तो ये लड़की एक दिन सड़क पर मिली थी, जिसके बाद मैं इसे अपने घर ले आई और घर का काम करने के लिए रख लिया। ओके माँ, आपसे जो हुआ उसे भूल जाइए। आप जानती हो ना, आरुषि के माता पिता ने हमारी कितनी मदद की और मुझे विदेश भेजने में भी उनका ही हाथ था। आज जो भी मैं हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। अब से आरुषि इस घर में काम नहीं करेगी माँ। उस दिन के बाद से रोहन आरुषि को घर में काम नहीं करने देता। इस बात से नताशा को बहुत गुस्सा आता है और वो अकेले में मौका देखकर आरुषि को बहुत जली कटी सुनाती है। वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते रोहन को आरुषि से बहुत प्यार हो जाता है और एक दिन वो अपनी माँ के पास आकर कहता है, माँ, मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। आखिर वो खुशनसीब कौन है जिसे मेरा बेटा पसंद करता है? जरा मुझे भी तो बता। रोहन आरुषि को नताशा के सामने लाकर खड़ा कर देता है और कहता है, माँ, यही है वो लड़की जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये तू कैसी बातें कर रहा है? एक नौकरानी से तुझे प्यार हो गया? हर ये घर की नौकरानी है और नौकरानी ही रहेगी। माँ, ये इस घर की नौकरानी नहीं है, पहले ये घर की बेटी थी और आज से ये इस घर की बहू है। रोहन जिद करके आरुषि से शादी कर लेता है, लेकिन ये सब नताशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो हर रोज अपनी सहेलियों को बुलाकर आरुषि की बेइज्जती करती रहती। एक दिन नताशा की एक दोस्त कॉफी पी रही थी और वो जानबूझकर कॉफी का कप नीचे गिरा देती है। अहो, ये क्या, मुझसे तो ये कप नीचे ही गिर गया। सॉरी नताशा। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? ये सब तो होता ही रहता है। चलो आरुषि, जल्दी से इसे साफ कर दो। आरुषि चुपचाप कप उठाकर जमीन साफ करने लगती है। तभी रीटा उसके हाथ पर अपना पैर रख देती है। उसी समय वहां रोहन आ जाता है और ये सब आरुषि के साथ होता हुआ देख लेता है। आरुषि,
तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। रोहन आरुषि का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाता है। ये देखकर नताशा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सहेलियों को वापस उनके घर भेज देती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रोहन को अपना एक इम्पोर्टेंट कागज चाहिए होता है। अरे माँ तो मंदिर गई है, अब मुझे मेरा इम्पोर्टेंट कागज कैसे मिलेगा? एक काम करता हूँ, माँ की अलमारी खोलकर खुद ही निकाल लेता हूँ। रोहन अपनी माँ की अलमारी खोलकर अपना कागज ढूंढने लगता है। देखते ही देखते उसके हाथ एक ऐसा कागज लगता है जिसे देखकर वो बहुत हैरान रह जाता है। अरे ये क्या? ये तो प्रॉपर्टी के पेपर है, लेकिन ये प्रॉपर्टी के पेपर तो पापा के दोस्त यानी आरुषि के पिता के हैं और इसकी पूरी वसीयत आरुषि के नाम है। यानी कि जिस मकान में हम लोग रहते हैं ये मकान आरुषि का है। ये देखते ही वो बहुत अचंभित रह जाता है, जिसके बाद वो अपनी माँ के आने का इंतजार करता है और अपनी माँ के आते ही उनसे पूछता है, माँ मुझे पूरी सच्चाई बताओ, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। आखिर आरुषि के माता पिता कहाँ हैं? उनके साथ क्या हुआ? नताशा की सच्चाई रोहन के सामने आ ही जाती है, जिसके बाद वो रोहन को बताती है, ये घर तुम्हारे पिताजी के दोस्त का ही है और आरुषि इस वसीयत की इकलौती वारिस है। माँ आप उस बेचारी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आता। मुझे अपनी गलती का एहसास है। आज के बाद मैं आरुषि के साथ ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी और उसे अपनी बहू ही मानूंगी। उस दिन के बाद से नताशा आरुषि के साथ बहुत अच्छे से रहना शुरू कर देती है। तारा देवी रजाई ताने अपने बिछौने पर सोई हुई सपने की गहराई में डूबी हुई थी। उसका चेहरा पसीने से भरा हुआ था। तभी वह थरथराते हुए नींद से बाहर आती है। सपना था, प्यास के मारे गला सूख रहा है। बोलो भला, 3 बहुओं के रहते हुए भी पानी का जग हमेशा खाली रहता है। अब तो अपना हाथ ही जगन्नाथ है। वह पानी का खाली जग लेकर रसोई में आकर पानी पीकर जैसे ही अपने कमरे में जाने लगती है, तभी किवाड़ की कर्कश आवाज सिसियाते सन्नाटे को चीरती हुई तारा के कान में पड़ती है। अरे ये किवाड़ किसने खुला छोड़ दिया है? इसे बंद करना भी मेरे ही जिम्मे है। जैसे ही तारा दरवाजा बंद करने बढ़ती है तो वह देखती है कि उसकी तीनों बहू शिवी, चांदनी और गौरी मैदान में इच्छाधारी रूप धरे हुए हैं। जहां शिवी एक भयंकर इच्छाधारी नागिन तो वहीं चांदनी एक चुड़ैल और गौरी अर्ध गाय में बदली हुई है। यह देखकर तारा के रोंगटे सिहर उठते हैं और आंखें बड़ी हो जाती हैं। ये क्या बला है? ये मेरी तीनों बहुएं इच्छाधारी हैं? लगता है कोई हमें छुपकर देख रहा है। मुझे इंसानी बोटी की बू आ रही है। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई हम पर नजरें गड़ाए हुए है। भाग तारा, वरना अगर इन जालिम बहुओं ने देख लिया तो न जाने क्या हश्र करेंगी तेरा। डरी सहमी भागती हुई तारा अपने कमरे में जाकर रजाई ताने आंख मूंद कर सोने का नाटक करती है। तभी उसकी तीनों बहुएं उसके सामने आ खड़ी होती हैं, जिसे देखकर तारा की चीख निकल जाती है। दूर रहो मुझसे, मेरे करीब मत आना। तुम तीनों इंसान नहीं बल्कि हैवान हो। तो आपको हमारी सच्चाई का पता चल ही गया माँ जी। मगर माँ जी, आपने जो देखा वह सिर्फ आधा सच है। हम तीनों बहू बरसों से एक श्राप से जूझ रही हैं। आखिर वो कौन सा श्राप है जिसने तारा की तीनों बहुओं को आम इंसान से नागिन, चुड़ैल और अर्ध गाय में बदल दिया? यह जानने के लिए हमें कहानी के पिछले पन्ने को पलटना होगा। कुछ साल पहले गुरुग्राम गांव में रहने वाली गौरी, शिवी और चांदनी प्रजापति ब्राह्मण की बेटियां थी। प्रजापति खराई से चलने वाले ब्राह्मण थे, जिसे देखकर तीनों लोकों के देवताओं ने उन्हें 3 दैविक बेटियों के पिता बनने का सौभाग्य दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि जो मैं 3 दैविक बेटियों का पिता हूँ। बीतते समय के साथ ब्राह्मण की तीनों बेटियां बड़ी हो गईं, जिसके साथ उनकी दैविक शक्तियां भी उजागर हो गईं। मगर अपनी शक्तियों से वह कभी हरी भरी जंगल को पतझड़ में बदल देती तो कभी बिन बादल मेह की फुहार बरसाती। एक दिन की बात है। बहनों, ये प्रकृति से छेड़छाड़ करके मैं उकता गई हूँ। चलो आज जंगल चलते हैं। आज जानवरों के साथ हंसी ठिठोली करेंगे। हाँ चलो चलते हैं।
थोड़ी देर में तीनों बहनें जंगल आ जाती हैं, जहाँ एक सुंदर सी हिरनी उछल कूद रही होती है। अरे जरा देखो, ये हिरनी कितने आराम से नाच रही है, चलो इसे परेशान करते हैं। तीनों बहनें अपने दैविक वरदानों का दुरुपयोग करते हुए उस हिरनी की सांसें रोक देती हैं, जिसके बाद वह हिरनी अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए बोल पड़ती है। तुम तीनों ने अपने मनोरंजन मात्र के लिए मुझ पर जो दैविक शक्तियों का दुरुपयोग साधा है, उसके कारण मैं मृत्यु का कौर होने को हुई हूँ। मगर जादुई हिरनी तुम तीनों को ये श्राप देती हूँ कि जैसे ही ये मृग मौत के फाटक को पार करेगी, तुम तीनों बहन नागिन, चुड़ैल और अर्धगाय में बदल जाओगी। तब तुम ना तो दैविक रह जाओगी, ना एक इंसान। तुम हर एक रात हैवान बनकर खून का प्याला पियोगी। आज से तुम तीनों श्रापित ठहरोगी। और उस दिन से हम तीनों बहनें उस श्राप के बोझ तले तिल तिल घुट रही हैं। ना चाहते हुए हर रात 12 बजे हम तीनों बहू इंसान से हैवान बन जाती हैं। माँ जी, हमें क्या खबर थी कि हमारी एक भूल के लिए हम बहुओं को नागिन, चुड़ैल और अर्धगाय की भारी कटनी करनी पड़ेगी। तुम तीनों चिंता मत करो, तुम्हारे इस श्राप का कोई ना कोई तोड़ जरूर होगा। मैं कल स्वामी जी को घर बुलाऊंगी। देखते ही देखते रात का पहर बिहान में बदल जाता है। तभी केवट महाराज उनके घर आते हैं। तभी तारा उन्हें सारी बात बताती है। इस श्राप का तोड़ तो है, मगर वो बहुत कठिन है माई। महाराज, तोड़ क्या है? जैसे वो हिरनी अपने हिरन से अलग होकर मर गई, तुम्हारी तीनों बहू को भी इसी कठोर सफर से गुजरना होगा। मैं कुछ समझी नहीं महाराज। इन्हें अपने ही पति के खून में नहाना होगा। महाराज, तो क्या इस श्राप से उभरने के लिए हम तीनों बहुओं को अपने पति की बलि चढ़ानी होगी? ये हमसे नहीं होगा। ठहरो, एक दूसरा तोड़ है, मगर उससे गुजरना मौत से बदतर होगा। तुम्हें पूर्णिमा की रात ठीक 4 बजे के पहर गंगा नदी में 7 बार डुबकी लगानी होगी। उसे तुम्हारा ये श्राप टूट जाएगा। मगर ये पथ कांटों से भरा है। गंगा घाट की तरफ बढ़ते तुम्हारे हर एक कदम के साथ तुम्हारे पांव छिलते जाएंगे और तुम कमजोर होकर खूंखार भेड़ियों की तरह गरजोगी। तुम लोगों को फाड़ खाने को भी उतारू होगी, मगर तुम्हें हर हालत में गंगा में उतरना होगा। हम इस कसौटी को पार करेंगे महाराज। देखते ही देखते पूर्णिमा का दिन दस्तक दे जाता है। उस रात चांद अपनी गर्दिश में था। जैसे ही 12 बजते हैं, तीनों बहू अपने इच्छाधारी अवतार को धारण कर लेती हैं। चलो बहू, हर हालत में तुम तीनों को 4 बजे पैर गंगा घाट में उतारना होगा। तारा की तीनों बहू उसके पीछे पीछे चलने लगती हैं। तभी शिवी फुमकारते हुए तारा की तरफ बढ़ती है। अरे बहू, ये क्या कर रही है? अपने अंदर के हैवान को खुद पर हावी मत होने दे। आजा बुढ़िया, आज तेरा खून पीकर मुझ नागिन बहू की प्यास बुझेगी। तारा खुद को बचाकर आगे की तरफ भागने लगती है। तभी शिवी उसे अपने फन में जकड़ लेती है। हे शिव शंभू, मुझे बचा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे ही तारा की नागिन बहू के कानों में जाप की गूंज पड़ती है, वह खुद शांत हो जाती है, जिसके बाद वह तीनों फिर चलने लगती हैं। तभी उसकी चुड़ैल बहू की आंखें लाल स्याह हो जाती हैं और उसके खुले बाल हवा में लहरा उठते हैं और चुड़ैल हवा में उड़ने लगती है। मैं आजाद हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खून का प्याला चाहिए। चुड़ैल की भयावह हंसी से पेड़ पर बैठे पंछी आकाश में उड़ने लगते हैं। तभी चुड़ैल उन्हें मार कर खाने लगती है। शापित चुड़ैल बहू के इस हैवानियत को देखकर बादल बड़ी गर्दिश के साथ गरज उठते हैं। हे ईश्वर, ये श्राप का कैसा असर है? एक बहू से छूटकर दूसरी में उभर जा रहा है। 4 बजने ही वाले हैं, मैं क्या करूं? मुझे इन्हें गंगा में उतारना ही होगा। कोई तरकीब ना सूझने पर तारा नम आंखों से कहती है, ठहर जाओ तुम तीनों, इन बेजुबान पंछियों को जाने दो। मैं तुम्हें खुद को सौंपती हूँ। आगे बढ़ो और फाड़ खाओ मुझे। तारा बल की बजाय बुद्धि से अपनी तीनों शापित बहुओं को अपनी ओर बढ़ते हुए गंगा घाट में उतार लेती है। तभी तीनों बहू झुंझलाहट के साथ कहती हैं, तुमने हमारे साथ धोखा किया। अब इसी गंगा में तेरी अस्थियां ना बहाई तो कहना। जैसे ही तीनों बहू तारा की ओर बढ़ती हैं, तारा पानी के अंदर डुबकी लगा लेती है।
इस बीच तीनों बहुएं बार बार पानी के भीतर और बाहर होती हुई उसे खोजने लगती हैं। तभी उनकी 7 डुबकियां पूरी हो जाती हैं और उनका इच्छाधारी नागिन, चुड़ैल और अर्ध गाय का श्राप सदा के लिए समाप्त हो जाता है। तभी तारा तैरती हुई लाश पानी के उफान पर जाती है, जिसे देखकर तीनों बहू की पलकें भीग जाती हैं। माँ जी, उठिए माँ जी, आप हमसे दूर नहीं जा सकती। माँ जी जागिए ना। माँ जी हमसे कोसों दूर जा चुकी हैं, वहां से लौटने का कोई मोड़ या मंजिल नहीं। हम तीनों शापित बहुओं का ये साधारण इंसानी जीवन माँ जी ने अपने जीवन की बलि देकर मोल ली है। इस तरह तारा देवी ने अपनी तीनों शापित बहुओं के लिए अपने जीवन का बलिदान देकर उन्हें श्राप से उबार लिया। तारा देवी माँ, यह त्याग आज भी उसकी तीनों शापित बहुओं के सीने में जिंदा है। चांदनी, गौरी और शिवी की किए भूल की सजा के लिए उन्हें ना सिर्फ सालों शापित बहू का जीवन भोगना पड़ा, बल्कि उसकी कटनी उनकी सास तारा देवी को अपनी जान गंवाकर काटनी पड़ी। बहू की 5 आलसी ननद। सुरभि की अभी शादी हुई होती है। शादी के बाद उसके 2 दिन तो अच्छे खासे गुजर जाते हैं, लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद उसकी 5 ननद अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर देती हैं। अरे रेखा, मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ, तुम इतनी रोटियां बनाने के लिए आटा गूंथ कर रख लो। अरे भाभी, मेरे तो सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं तो वैसे भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आप तो जानती हो, जब मेरे सर में दर्द होता है तो मैं कुछ नहीं कर पाती। ऐसा कहकर रेखा अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद सुरभि को अकेले ही सबके लिए खाना बनाना पड़ता है। ऐसे ही जब वो घर की सफाई कर रही होती है तो वो अपनी नंद ममता से कहती है, अरे ममता, मैं घर की साफ सफाई कर रही हूँ, थोड़े से कपड़े गंदे पड़े हैं, क्या तुम उन्हें धो दोगी? मुझे माफ करना भाभी, आज मेरी पार्टी है और अगर मैं कपड़े धोने में लग गई तो पार्टी में नहीं जा पाऊंगी, इसलिए आप अपने आप ही सारे कपड़े धो लेना। ऐसा कहकर ममता भी निकल जाती है, जिसके बाद सुरभि घर के सारे काम करके बहुत ज्यादा थक जाती है। तभी तानिया सुरभि के पास आती है और कहती है, अरे भाभी, आप यहाँ बैठी हो और मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, जाओ मेरे लिए खाना ला दो। तानिया, मैं घर के सारे काम करके बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तुम खुद क्यों नहीं ले लेती अपने लिए खाना? ठीक है, आप मुझे खाना नहीं दे रही हो तो कोई बात नहीं, अब मैं ये बात भैया से जरूर कहूंगी कि आप मुझे खाना भी नहीं देती हो। तानिया की बात सुनकर सुरभि को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो चुपचाप रसोई में जाती है और अपनी ननद तानिया के लिए खाना परोस देती है। तानिया खाना ले जाकर अपने कमरे में आराम से खाने लगती है। आखिर मेरी ननद ऐसी क्यों है, कोई भी किसी काम को हाथ लगाना ही नहीं चाहती? सुरभि ऐसा सोच रही होती है कि तभी उसके पास सिमरन आती है और उससे कहती है, अरे भाभी, अगर आप कोई काम नहीं कर रही हो तो एक काम करो, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मुझे कल सुबह कॉलेज के लिए निकलना है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए आप समय से मेरे कपड़े प्रेस करके रख देना। सिमरन ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद सुरभि चुपचाप अपनी ननद सिमरन के कपड़े इस्त्री करने लगती है। ओहो, इस घर के काम तो खत्म ही नहीं होते, एक काम खत्म होता नहीं कि दूसरा काम मुझे तुरंत बता देते हैं। सुरभि कपड़ों पर इस्त्री कर ही रही होती है कि तभी अचानक से उसे रसोई के अंदर से कुछ टूटने की आवाज आती है। सुरभि तुरंत रसोई में जाती है और देखती है, हे भगवान, शनाया, ये तुमने क्या किया? तुमने तो अचार की पूरी बरनी ही तोड़ दी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ये अचार बनाया था। क्या करूं भाभी, मेरे पास इतनी लंबी हाइट नहीं है। मैंने कोशिश की कि मैं आराम से अचार की बरनी को उतार लूं, लेकिन गलती से ये बरनी अचानक से गिर गई। ऐसा कहकर शनाया पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुरभि अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। हे भगवान, एक तो अचार की बरनी तोड़ दी, ऊपर अब अचार की सफाई करके नहीं गई। आखिर इन सब का क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। ऐसे ही धीरे धीरे रोजाना का हो जाता है। अब सुरभि की 5 ननद अपने सभी काम खुद न करके सुरभि से ही करवाने लगती हैं। एक दिन सुबह, अरे भाभी, कितनी देर हो गई है, जल्दी से मुझे नाश्ता बना कर दे दो, मुझे कॉलेज जाना है, कॉलेज के लिए बहुत देरी हो रही है। भाभी, आप क्या कर रही हो? जल्दी से मेरे बाल बना दो। मैं कितनी देर से अपने बाल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे बाल बन ही नहीं रहे। इतने में वहाँ तानिया भी पहुँच जाती है। ये सब छोड़िए और पहले आप मेरा टिफिन पैक कर दीजिए, मुझे ऑफिस के लिए बहुत देरी हो रही है। अगर देर से ऑफिस जाऊंगी तो मेरा बॉस मुझे काम पर से निकाल देगा। अरे भाभी, ये क्या, आपने मेरे कपड़े आज इस्त्री नहीं किए, अब मैं क्या पहनूं? ओह भाभी, आपने मेरे कमरे के अंदर से सारा सामान कहाँ रखा है? मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, जरा मेरे कमरे में और मेरी मदद करो। सुरभि अपनी 5 ननद को एक साथ बोलते हुए देख हैरान रह जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो एक के बाद एक अपनी हर एक ननद का काम सुनती है।
आज आपकी वजह से मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ। देखना आज मुझे ऑफिस से जरूर सुनने को मिलेगा। ऐसा ताना देकर तानिया ऑफिस के लिए निकल जाती है। तभी पवन आता है और अपनी पत्नी सुरभि से कहता है, सुरभि क्या तुमने मेरी टाई देखी है? मुझे कहीं मिल नहीं रही। अभी लाती हूँ जी। सुरभि टाई लेकर अपने पति पवन को दे देती है। जैसे ही पवन सुरभि का उतरा हुआ चेहरा देखता है वो उससे कहता है, अरे सुरभि क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। नहीं जी, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक है। सुरभि पवन को उसकी बहनों के बारे में कुछ नहीं बताती। वो रोजाना अपनी ननद के आलसीपन को झेलने लगती है। एक दिन पवन अपनी 5 बहनों के साथ खाने की टेबल पर बैठा होता है। तभी एक के बाद एक उसकी बहन सुरभि से कहती है, भाभी कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि आप इस घर के कोई भी काम सही से नहीं कर पा रही है। जरा ये सब्जी तो देखना कैसी बनाई है, इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। भाभी शाम को मुझे एक फंक्शन में जाना है तो मेरे लिए अच्छी सी कोई ड्रेस निकाल कर तैयार रखना। भाभी मेरी नोटबुक नहीं मिल रही है, मेरे कॉलेज जाने से पहले आप जरा ढूंढ कर रख देना। अरे ये सब क्या चल रहा है? तुम सारे काम अपनी भाभी से ही करवाती हो। अरे थोड़ा तो उसके बारे में सोचो। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है? अब हमारी भाभी इस घर में है तो सारे काम वही करेंगी। अगर भाभी के होते हुए भी सारे काम हमें खुद ही करने पड़े तो भाभी के होने का फायदा ही क्या है? इससे अच्छा तो आप शादी ना करते। अरे अगर तुम्हारी भाभी अपना घर छोड़कर आई हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इस घर में नौकरानी बनकर आई हैं। तुम्हें उनके बारे में थोड़ा तो सोचना चाहिए। आखिर तुम भी किसी के घर की बहू बनकर जाओगी एक दिन। पवन की बात सुनते ही उसकी 5 बहनें उठ खड़ी हो जाती हैं और गुस्से से नाश्ता भी नहीं करती और चली जाती हैं, जिसके चलते पवन अपने मन ही मन सोचता है, हे भगवान अब मैं क्या करूं? मेरी बहनें तो मुझसे नाराज हो गईं, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पवन अब ये समझ जाता है कि उसकी पत्नी सुरभि की ये हालत क्यों हो रही थी, जिसके चलते पवन अपनी 5 बहनों के लिए लड़के ढूंढना शुरू कर देता है। कुछ ही समय में उसे अपनी 5 बहनों के लिए लड़के पसंद आ जाते हैं और वो अपनी बहनों का रिश्ता कर देता है। देखते ही देखते कुछ समय बीत जाता है और वो अपनी 5 बहनों की शादी करके उन्हें उनके ससुराल भेज देता है। सुरभि मैं जानता हूँ मेरी बहन बहुत आलसी थी, जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हारी रेल बना रखी थी, लेकिन अब परेशान होने की बात नहीं है। मैंने सबकी शादी करवा दी है और वो अब अपने ससुराल में खुशी खुशी रहेंगी। माना कि आपकी बहन आलसी थी, लेकिन आपको ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। एक सही फैसले ने सही समय पर सब कुछ ठीक कर दिया, क्योंकि अगर ये बात ज्यादा आगे बढ़ जाती तो कहीं मेरी बहनों के चलते मेरा घर न बिगड़ जाता। पवन की समझदारी देखकर सुरभि बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ सुरभि अपनी ननद की शादी के होने के बाद उनसे फोन पर बात करती रहती है, उनकी खैर खबर लेती रहती है। शादी के बाद उसकी 5 ननद को अपना ससुराल संभाल कर सीख भी मिल जाती है और वो सुरभि के साथ अच्छा बर्ताव करना शुरू कर देती हैं। अब सुरभि अपने पति पवन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। 5 चुड़ैल बहुओं का एक बाथरूम। रेखा, जया, करिश्मा, मोहिनी, रश्मि 5 चुड़ैल बहुओं के पेट में घनघोर दर्द था। अपना पेट पकड़े एक बाथरूम के बाहर खड़ी थी वो, जहां उनकी चुड़ैल सास अंदर थी। तभी बड़ी चुड़ैल बहू रेखा दरवाजा खटखटा कर कहती है, अरे माँ जी दरवाजा खोलिए, पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। आप बाहर नहीं आई तो मेरा रायता बाहर आ जाएगा। अरे क्या दिक्कत है तुम 5 को? ठीक से हल्का होने भी नहीं दे सकते, जानती नहीं हो बुढ़ापे में कितना जोर लगाना पड़ता है। अरे माँ जी कुछ तो रहम कीजिए, आधे घंटे से हम भर लाइन लगा कर खड़े हैं। कभी पब्लिक शौचालय थोड़े, कोई पब्लिक शौचालय थोड़ी है, हमारे घर का इकलौता बाथरूम है। मैं प्रेशर बनाई और जल्दी आइए। हमारा पेट का कुकर है जिसका बनाकर हम बाहर आएंगे। अरे माँ जी नहीं हो रहा है तो कुकर की सीटी की तरह ट्राई कीजिए। फिस फिस फिस। देखो अपना मुंह बंद करो, मेरा ध्यान भटक रहा है। दीदी मुझे लगता है माँ जी ऐसे बाहर नहीं आएंगे, उनका प्रेशर बनाने के लिए हमें ही कुछ करना होगा। चलिए गाना गाते हैं। झलक दिखला जा, एक बार आजा जा 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 जा, दीदार को तरसे माँ जी की अखियां, ना दिन गुजरे ना कटे हमारी रतियां। झलक दिखला जा, ओह झलक दिखला जा, एक बार आजा जा 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 जा। अरे भाऊ तुम्हारे गाने से मेरा प्रेशर आ गया, चिंता मत करो, 2 मिनट में आती हूँ। शुक्र है हमारा प्लान काम कर गया। तभी चुड़ैल सास चंपा बाहर आ जाती है तो उसकी चुड़ैल बहू करिश्मा कहती है, अरे माँ जी आपसे बाहर नहीं आया जा रहा था क्या? पता भी है हमारे पेट में कितनी कलबली मच रही है। हम भले ही चुड़ैल हैं लेकिन परेशान तो हमें भी बनता है ना।
तुम सब बातें करो, मैं तो अंदर से होकर आती हूँ। रेखा चुड़ैल बाथरूम में चली जाती है तो मोहिनी कहती है, माँ जी कैसा घर बनवाया है आपने, जहाँ आपके पास बहुत बहुएं हैं, बैठे हैं, आप हैं और अब 5 बहुएं भी हैं। कम से कम अब तो एक बाथरूम बना दीजिए, एक ही में हम कब तक घुसे रहेंगे और बाहर लाइन लगाएंगे। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, या तुम सब दहेज में लेकर आई थी जो एक और बाथरूम बनवाने की बात कर रही हो? इस घर में एक ही बाथरूम रहेगा, इसी से काम चलाओ चुपचाप। तभी मोहिनी चुड़ैल रेखा का दरवाजा खटखटाती है और विस्फोटक जहरीला पाद मारती है। तभी चंपा और बाकी और बहुएं भी अपनी नाक पर हाथ रखकर कहती हैं, आय हाय नासपीटी, अरे क्या गाजर मूली खाकर बैठी थी जो इतना गंदा पाद मारा, बेहोश करने का इरादा है क्या? भूल गई क्या माँ जी, आप रात को आपने ही मूली के पराठे बनवाए थे। जी मोहिनी, तुमने तो जी खराब कर दिया, इतना गंदा भी कौन पदोड़ता है। तभी चारों बहू एक एक करके पाद मारती हैं। तभी सास कहती है, आए हाय तुम्हारी सारी नासपीटी हो, दिवाली का बम्पर ऑफर चल रहा है क्या, जो एक एक करके अपने पर्सनली बम फोड़ रही हो? 2 सेकंड और रुकी तो मैं नरक लोक से धार जाऊंगी तुम पांचों के पदोड़ों से। अरे रेखा दीदी जल्दी से बाहर निकलिए ना, हमारा भी रहता है, कब तक संभाल कर रखे। अरे आ रही हूँ, रुको। तभी सास चली जाती है और रेखा बाहर आती है। फिर एक एक करके 5 चुड़ैल बहुएं उस बाथरूम का इस्तेमाल करती हैं। कुछ देर बाद पूरा परिवार चटपटा जायकेदार खाना खाता है, जिसके बाद सास के साथ 2 बहुओं को पेट में जलन हो जाती है। मोहिनी बहू पहले ही बाथरूम में जाकर घुस जाती है। तभी चुड़ैल सास अपना पेट पकड़े बाथरूम के पास पहुंचती है और दरवाजे को खटखटाती है। अरे मोरी मैया, कौन सी महारानी अंदर बैठी है रे, जल्दी निकलो, पेट में बुलबुले से उठ रहे हैं, नहीं निकली तो फिर पकौड़े निकलेंगे। अरे माँ जी अभी तो मैं अंदर आई हूँ, थोड़ा रहम कीजिए मुझ पर, मैं भी नहीं निकल सकती, मेरे पेट में बहुत तूफान चल रहा है, उसका शांत होने का इंतजार कीजिए और अपने पकौड़े को संभालिए। अरे पागल हो रही है क्या, इस उम्र में मैं ये सब नहीं संभाल सकती, जल्दी निकल। माँ जी अगर आपको इतनी जल्दी थी तो आपने 2 बाथरूम क्यों नहीं बनवाए? अब पता चल रहा है ना आपको कैसे रहना पड़ता है बाहर। अरे मुंह तोड़ा चला, बाहर निकल। क्या बात है, फिर से लाइन लगानी पड़ेगी क्या? कौन है माँ जी इसमें? तेरी जेठानी मोहिनी बैठी अंदर। अरे बहुत सुबह सुबह जैसे तुमने मेरे लिए गाना गाया था, इसके लिए गाओ। लेकिन माँ जी वो प्रेशर वाला सॉन्ग जेठानी के साथ आप पर भी काम कर गया तो? अरे शब शब बोल और गाना चालू कर। मेरा दिल ये पुकारे, आजा मेरे गम के सहारे, आजा भीगा भीगा है समा। तभी पेट पकड़े राजू भूत मोहिनी का पति आता है। अरे क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों है, कौन है अंदर? अरे खोलो दरवाजा, मेरे जूस निकलने को हो रहा है। जेठ जी थोड़ा सब्र कीजिए, लाइन में माँ जी और मैं भी लगे हैं, पहले हम जाएंगे फिर आपकी चुड़ैल धर्मपत्नी श्री श्री मोहिनी जी उर्फ मेरी जेठानी जी टॉयलेट सीट पर विराजमान हैं। अरे हग्गू हग्गू कर रही है वो अंदर बैठकर, कोई रॉकेट लॉन्च नहीं कर रही जो इतनी आज्ञा से उसका नाम ले रही हो। अरे माँ आपने गलती कर दी, एक घर में एक बाथरूम कौन बनाता है? अब तो इस घर में 10-12 भूत और चुड़ैल रहते हैं, कम से कम एक और बनवा लो। ना ना हम नहीं बनाई। तो फिर आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए अपना रायता संभालने की। तभी मोहिनी चुड़ैल बाहर आ जाती है और चुड़ैल सास बाथरूम में घुस जाती है। इस तरह उनका यह सिलसिला चलता रहता है। एक ही बाथरूम में सभी को नहाने भी जाना होता था और हल्का होने भी। कभी कभी 5 भूत आपस में लड़ते तो कभी 5 चुड़ैल बहुएं। अगली सुबह 5 चुड़ैल बहुएं नहाने जाने के लिए बाथरूम के बाहर खड़ी थी। तभी वो आपस में लड़ते हुए कहती हैं, अरे जया जरा हाथ हटा, मुझे नहाने जाना है। पहले मैं आई हूँ, मैं नहाऊंगी। अरे आप दोनों को नहाने के बाद कोई काम नहीं करना, पहले मुझे नहाने दीजिए। ऐसे कैसे, मैं नहाऊंगी और मुझे ब्रश भी करना है, मैं 2 मिनट में नहा सकती हूँ, पहले मैं। अच्छा आप सब घुस जाओ और मैं नहीं नहाऊं। नहीं अब तो पहले मैं ही नहाने जाऊंगी। अरे सबको नहाना है तो एक साथ घुसकर नहा लो। पहले के जमाने में पनघट पर भी तो ऐसे ही नहाते थे और तालाब पर भी तो एक ही बाथरूम में घुसकर नहा लो, जाओ। पर माँ जी ऐसे कैसे? जैसे होता है वैसे, टाइम ऐसे बर्बाद करना है तो लड़ लो और बचाना है तो एक साथ जाकर नहा लो। ठीक है, हम 5 एक साथ जा रहे हैं नहाने। तभी अंदर जाकर 5 चुड़ैल बहुएं लड़ने लगती हैं तो जया चुड़ैल कहती है, 1 मिनट, लड़ने से अच्छा है हम कुछ और कर लेते हैं। एक जना ब्रश कर लेगा, जब तक 2 जने और एक शावर से नहा लेगा और एक जना कल का होगा। हाँ ये ठीक रहेगा। मुझे प्रेशर बन रहा है जेठानी जी, मैं हल्की होने जाती हूँ, आप सब नहा लीजिए।
तभी पांचों चुड़ैल एक समय पर एक साथ एक बाथरूम को यूज कर लेती हैं और नहा धोकर आ जाती हैं। कुछ देर बाद चंपा चुड़ैल अपनी बहुओं की बात पड़ोसन से करती है तो चुड़ैल पड़ोसन नीलिमा कहती है, अरे तुम सब आपस में इतना लड़ रहे हो, लेकिन मजाल है एक भी बहू, बेटे या सास ने अपना दिमाग चलाया हो। तुम सब इंसानों की तरह लड़ रहे हो। जब से चुड़ैल शक्तियों का इस्तेमाल करते हो तो ऐसा नहीं होता, बेवकूफ कहीं के। अरे हाँ, हमें तो याद आया ही नहीं। ये पांचों चुड़ैल भी ऐसे लड़ती हैं कि मेरा दिमाग भी नहीं चलता। चलो अच्छा है, नहीं मानती। आपने हमें इस बात का सुझाव दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नीलिमा चुड़ैल चली जाती है, जिसके बाद पांचों चुड़ैल बहुएं अपनी शक्तियों से अपने लिए 5 बाथरूम बना लेती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं। बहू और ननद की लड़ाई। नाश्ते की मेज पर बैठी निधि अपनी भाभी पर फुसफुसा रही थी। भाभी, अरे ओ भाभी, नाश्ता बना कि नहीं? अगर अगले 2 मिनट में मुझे मेज पर नाश्ता नहीं मिला ना तो क्या करोगी तुम? ज्यादा से ज्यादा चिल्लाओगी, इसके सिवा तुम्हें आता ही क्या है? और रही बात तुम्हारे 2 मिनट की, तो 2 मिनट में बस मैगी बनती है, नाश्ता नहीं। भाभी, अपनी भाषणबाजी ना मुझे मत सुनाना, वरना क्या करोगी तुम? वरना मैं आपको धूल चटा के रख दूंगी। आप नहीं जानती कि आपकी ननद निधि क्या चीज है। मोहल्ले से लेकर कॉलेज के चप्पे चप्पे तक आपकी नंद के चर्चे चलते हैं। क्यों, तुम क्या कहीं की अफलातून हो या किसी खुफिया माफिया ग्रुप की मेंबर हो? देखो, अपने कॉलेज और यहाँ के मोहल्ले के लिए तुम जो भी हो, मगर मेरे लिए तुम निठल्ली निकम्मी ननद हो। ये सुनकर ननद का पारा भाभी पर फूट पड़ता है। तुमने मुझे निकम्मी कहा? खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो मेरे तानों के तोप ही बहुत है। किस बात का घमंड है तुम्हें? दिन हो या रात घास फूस बनाकर खिला देती हो, मैले कुचैले कपड़े धो देती हो और बस जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं बिस्तर पकड़ लेती हो। अरे असल काम चोरी तो तुम करती हो भाभी। देखते ही देखते दोनों ननद भाभी की तू मैं लड़ाई का मोड़ ले लेती है। आवाज सुनकर सरिता और राजीव भागकर वहाँ आते हैं। हे भगवान, आज फिर तुम ननद भाभी ने भोर सवेर ही महाभारत शुरू कर दी। जब देखो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ती झगड़ती रहती हो, दोनों की दोनों। माँ जी, समझाइए अपनी लाडली को कि मुझसे लड़ाई की जड़ ना खोजे, वरना अगली बार बात नहीं बल्कि मुक्कालात होगी। मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं, पानी पिलाकर न रख दिया ना तुम्हें भाभी तो मैं भी तुम्हारी ननद नहीं। उस घड़ी तो ननद भाभी की लड़ाई खत्म हो जाती है, मगर दोनों ननद भाभी भीतर ही भीतर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की ताक लगाए बैठी थी। बहू, अरे ओ भावना बहू, जरा यहाँ तो आना। जी माँ जी, कहिए। ये ले पैसे और बाजार जाकर पालक पनीर लिया। राजीव को बड़े दिन से पालक पनीर की सब्जी खाने का मन है। भावना बाजार से सामान लाकर रात के खाने की तैयारी में भिड़ जाती है। कुछ देर बाद बन गई पालक पनीर की सब्जी। इससे पहले कि मेरी निकम्मी ननद फिर से चिल्लाए, खाना मेज पर परोस देती हूँ। भाभी, ओ भावना भाभी, नाम लेते ही शैतान हाजिर। कुछ कहा क्या आपने? खैर छोड़िए, माँ ने आपको बुलाया है, बड़ी गुस्से में लग रही हैं। बहू का मुंह फीका पड़ जाता है और वह भागती हुई चली जाती है। तभी ननद मिर्ची से भरी बरनी सब्जी में मिलाकर कहती है, अब आएगा मजा जब माँ और भैया मिर्च से भरा पालक पनीर खाएंगे तो बम और धमाका। अपनी ननद की कारस्तानी से अनजान भाभी सभी को खाना परोसती है। अरे निधि, तुम कहाँ जा रही हो? खाना नहीं खाना क्या? जी नहीं भाभी, आपके हाथों का घास फूस खाकर अपनी रात खराब करने से अच्छा है कि मैं भूखी रह जाऊं। ये इसे क्या हो गया? वैसे तो खाने के लिए शाम होते ही चिल्लम चिल्ली लगा देती है। कुछ तो खिचड़ी पका रही है ये। अरे बहू, तू कहाँ खो जाती है? जाने दे उसे और जल्दी से पालक पनीर हमारे प्लेट में परोस। भावना जल्दी से खाना परोस देती है, मगर जैसे ही राजीव और सरिता खाने का पहला निवाला खाते हैं, उनकी आंखों से आंसू और कानों से धुआं और मुंह से बड़ी चीख निकलती है। हाय री मोरी मैया, तेरे हाथों के हिसाब ने होश खो दिया है क्या, जो तेगी मिर्च की पूरी बरनी इस पालक पनीर में बलि चढ़ा दी। अरे माँ, सारा ध्यान तो झगड़ा झंझट में रहता है, फिर खाने में मिर्च का जलजला तो मिलेगा ही ना। भावना को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर एकाएक उसकी नजर अपनी ननद की ओर जाती है और जो जोर जोर से हंस रही थी।
अच्छा, तो ये सारा किया धरा मेरी नाश पीटी ननद का है। इसका हर जाना तुम्हें भुगतना ना पड़ा ना, तो मैं भी तुम्हारी भाभी नहीं। अगली सुबह। भाभी, हरिओ भावना भाभी। अरे निपट गई क्या, जो ननद की आवाज नहीं सुनाई दे रही? क्या हुआ निधि, क्यों गरज रही हो? भगवान का शुक्र है भाभी आपको सुनाई तो दिया, वरना मुझे तो लगा था कि कान अपने मायके कुरियर कर दिया आपने। मेरे कान तो सही सलामत है निधि, मगर लगता है कि तुम्हारी जुबान में जंग लग गई है, इसलिए तुम्हारी आवाज पुराने जमाने के फोन के जैसी टीली लीली कर रही है। बस बस, अभी मेरे पास आपसे लड़ने का समय नहीं। मेरी सहेली का बर्थडे है, जल्दी से ये ड्रेस प्रेस कर दीजिए, बिना किसी आनाकानी के। भावना अपनी ननद की बातों का कोई जवाब नहीं देती और कपड़े प्रेस करने लगती है। ये देख ननद अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए कहती है, ये भाभी को पीपल वाले भूत ने घेर लिया है। मेरे लड़ाकू लहजे में बोलने के बाद भी ये एकदम चुप है। कहीं ये शांति कोई क्रांति नहीं बनेगी? मगर ये भी तो हो सकता है कि भाभी ने ननद के आगे घुटने टेक दिए। ऐसा सोचकर ननद नहाने चली जाती है और भावना तपते हुए प्रेस को निधि के कपड़े पर छोड़ देती है। अब हुआ बदला बराबर। भावना, जरा जल्दी से यहाँ आना। भावना कमरे से बाहर चली जाती है और जैसे ही निधि नहाकर बाहर आती है तो अपने जले हुए ड्रेस को देखकर गुस्से से आग बबूला होकर चिल्ला पड़ती है, भाभी, हरिओ भाभी, हरिओ, जल्दी से यहाँ आओ। अब क्या हुआ निधि, क्यों गला फाड़ रही हो? तुम्हारे कपड़े प्रेस कर दिए मैंने, दिखाई नहीं दिया क्या? भाभी सच सच बताओ, मेरे कपड़ों के साथ ये कारस्तानी तुमने ही की है? अरे मेरी प्यारी ननद, मैं कोई तुमसे नफरत थोड़ी करती हूँ जो ऐसा करूंगी। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो भाभी। अपनी ज्यादा दुश्मनी निकालने के लिए तुम्हें आज का ही दिन मिला था। कितने प्यार से खरीदा था मैंने ये ड्रेस। मैंने भी इतने ही प्यार और मेहनत से कल सब्जी बनाई थी, जिसमें तुमने बरनी की मिर्च मिला दी, इसलिए इसे अपनी भाभी का पलटवार समझ लो। ये तुमने अच्छा नहीं किया भाभी। कसम है मुझे अपने जले हुए कपड़े की, अगर तुम्हें दिन में तारे ना दिखाए ना, तो मैं भी तुम्हारी ननद निधि नहीं। हर दिन के साथ ननद भाभी के बीच की नोक-झोंक बड़ी लड़ाई में बदल गई थी। एक दिन भावना गुस्से से धधकती हुई अपनी ननद को जोरदार तमाचा मारकर कहती है, नाश पीटी नल्ली निठल्ली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेशकीमती बनारसी साड़ी का सत्यानाश कर दिया? तुमने मुझे थप्पड़ मारा। आज अगर मैंने तुम्हारा भूत ना उतारा ना भाभी, तो देखो। निधि भावना के बाल खींचातानी करने लगती है। तभी राजीव और सरिता ननद भाभी की लड़ाई में कूदकर उन्हें छुड़ाने लगते हैं। अरे कमबख्तो, तुम्हारे अंदर से जीने की इच्छा खत्म हो गई है क्या, जो एक दूसरे के हाथों मरने के लिए भिड़ंत किए बैठी हो दोनों ननद भाभी? माँ, आज अगर मैंने अपनी प्यारी भाभी को भगवान को प्यारा नहीं किया ना, तो मैं भी निधि नहीं, मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं। आज ननद नाम का निपटारा करके ही दम लूंगी। बहुत हो गया ये कुत्ते बिल्ली के जैसे लड़ना झगड़ना। बस बहुत हो गया तुम दोनों का। जब देखो हिरोशिमा नागासाकी की तरह दोनों ननद भाभी लड़ने के लिए एक दूसरे के सामने आ जाती हो। अरे ननद भाभी की लड़ाई के लिए तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए। निकल जाओ इस घर से, जाओ जाकर मोहल्ले में लड़ो, ताकि लोगों को पता चले कि सरिता की बहू और बेटी सबसे बड़ी लड़ाकू हैं। ऐसा कहकर सरिता अपनी बहू और बेटी को घर से बाहर निकाल ही रही होती है कि दोनों ननद भाभी गिड़गिड़ाते हुए कहती हैं, रुक जाओ माते, मुझे घर से मत निकालो, वरना आपकी बेरोजगार बेटी कहाँ जाएगी? मैं फिर कभी भाभी से नहीं लड़ूंगी। हाँ माँ जी, निधि को घर से मत निकालिए, मेरी नादान ननद कहाँ जाएगी? और लगे हाथ मुझे भी एक मौका दे दीजिए, क्योंकि नंद भाभी के बीच में नोकझोंक तो होती ही रहती है। सास मन ही मन खुश होकर कहती है, अरे वाह, मेरा पैतरा काम कर गया। वो हाँ ठीक है, मगर एक बात गांठ बांध लो, अगर दोबारा तुम दोनों ने इस घर में ऐलाने जंग छेड़ा तो अंजाम तुम जानती हो। हम समझ गए। इस तरह छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से जंग छेड़ने वाली ननद भाभी सर से छत छीन जाने के डर से लड़ना छोड़कर हंसी खुशी रहने लगती हैं।